AJK बोर्ड केमिस्ट्री AJK टेक्स्ट बुक मुजफ्फराबाद बोर्ड केमिस्ट्री 9th की फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की हमने कुछ वीडियोस बनाई, जिसके अब नेक्स्ट हमारा जो इनकमिंग टॉपिक आ रहा है उससे पहले हम चलते हैं कुछ बेसिक्स की तरफ, जो कि हमारी केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले हो जानी चाहिए। यानी जैसे हम मैटर पढ़ते हैं ना, मैटर के बाद हमने एलिमेंट के नाम चलें पढ़ लिए हैं, एटम और इन चीज़ों के बारे में, वहाँ ये चीज़ें पहले से पता हो तो ये आगे वाली टर्म्स हमारे लिए आसान रहती हैं। जैसा कि हर टॉपिक से पहले कुछ इन बेसिक्स को लेकर अलग कर लिया जाता है ताकि आसानी रहे। अगर पहले से पढ़ी हुई तो रिवीजन हो जाएगी, नहीं पढ़ी हुई है तो पता चल जाए, उसके बाद हम उन टर्म्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले हमें पता है कि एटम क्या होता है। एटम क्या होता है हम जानते हैं, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे स्मॉलेस्ट बिल्डिंग ब्लॉक है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मैटर का। और हमें पता है, आपको पता है एटम को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एटम को यूजुअली सर्कल्स के साथ या स्फीयर्स के साथ कलर करके ना, स्फीयर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये किसी एलिमेंट का एटम है। और अब एलिमेंट के जो एटम है ना, इसकी सबसे एक बेसिक बात क्या है, इसी तरह की कुछ और बेसिक्स हैं जो हम साथ साथ हर वीडियो के साथ पहले हम अपने बेसिक्स को लेंगे और फिर उस टॉपिक की तरफ आएंगे। तो एटम तो हमें पता चल गया ना, घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ईंट है, पत्थर है, ब्लॉक है। तो हर मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है जो मिलकर उसको बनाती है, वो हमारे पास एटम आता है। एटम के बारे में और हमें क्या पता है कि एटम अकेला भी एग्जिस्ट कर सकता है और अकेला नहीं भी एग्जिस्ट करता, मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब ये क्यों अकेला एग्जिस्ट कर सकता है और अकेला क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता, इन बातों को भी आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो जब अकेला एग्जिस्ट नहीं करता तो वो क्या करता है। तो वो एक चीज़ बनाता है जिसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। एटम जब अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे इसकी एग्जांपल आपको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स आप अपने आप को ले लें कि क्लास में आप लोग अकेले बैठना पसंद नहीं करते हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको आप नोबल की कह सकते हो, वो अकेले भी बैठे हुए आराम से सेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन जैसे ही टीचर क्लास से निकल जाता है या निकल जाती है तो क्या होता है कि आप आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं और आपके क्या बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं। जैसे आप दौड़ के अपने फ्रेंड के पास चले जाते हैं। तो यूं ही एटम भी क्या करता है, एटम को भी अपने साथ दूसरे की ग्रुप की ज़रूरत होती है और नहीं भी होती है, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। तो जब वो अपने दूसरे एलिमेंट के साथ, एटम के साथ मिलकर ग्रुप बना देता है ना, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो व्हाट इज द मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल इज एक्चुअली द ग्रुप ऑफ एटम्स। व्हेन एटम्स जॉइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। दो एटम्स, 2 से 3, ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आपका ग्रुप भी वेरी करता है, कभी कभी 2 बच्चे ग्रुप बना लेते हैं, कभी कभी 3 बना लेते हैं, कभी 4। तो उसी तरह एटम का ग्रुप भी वेरी करता है, कभी 2, कभी 4, कभी 3। तो वो जब भी यूनाइट हो जाते हैं, एक से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, ग्रुप बनता है, उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है ना, हमारे पास एलिमेंट अलग अलग हैं और हर एक एलिमेंट का एटम डिफरेंट होता है। जैसे हाइड्रोजन के एटम को अगर हम इस तरह से लिख लें, छोटा करके लिख लें, तो ऑक्सीजन के एटम जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे, दरमियान में ओ लिख लेते हैं, तो ऑक्सीजन के एटम उससे डिफरेंट होंगे। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम समझते हैं कि आपकी 2 क्लासेस हैं, एक 9th ले लें, एक 8th ले लें। 2 क्लासेस हैं, तो क्लासेस को हम किससे अपने अब्रीविएट कर रहे हैं या अपने शो कर रहे हैं, या हम उसको एनालॉग कर रहे हैं क्लासेस को हम एलिमेंट से। 2 क्लासेस 2 एलिमेंट, ठीक हो गया। 2 क्लासेस हैं तो हमने कहा 2 एलिमेंट है, ठीक हो गया। अब जो पहली क्लास है उसके एलिमेंट, यानी पहली क्लास 8th क्लास को हम एलिमेंट 8 बोल देते हैं और ग्रेड 9 को हम एलिमेंट 9 बोल देते हैं। आई मे राइट जस्ट एलिमेंट एलिमेंट 9। तो एलिमेंट 8 और एलिमेंट क्या है, एलिमेंट 8 एक क्लास है, एलिमेंट 9 एक क्लास है। अब एलिमेंट 8 के बच्चों को मैं जस्ट 8 से लिख लेती हूँ, मीन वो उसके एटम्स हैं, वही मिलके क्लास बना रहे हैं ना। तो एलिमेंट 8 के बच्चों के लिए हम एलिमेंट 8 के अंदर एटम्स लिख लेते हैं। और एलिमेंट 9 यानी क्लास 9 जो दूसरा एक अलग एलिमेंट है, उसके सारे बच्चे जो है ना क्लास 9 के ही होंगे, तो वो सब आइडेंटिकल, उनकी सारी बुक सेम होगी, नोटबुक तो इस तरह से आइडेंटिकल हुए। तो 2 तरह के हमने कहा एलिमेंट, सपोज एक एलिमेंट 8 है, एक 9 है। एलिमेंट 8 के एटम्स जो हैं यानी बच्चे जो हैं 8 8 कहलाएंगे, एलिमेंट 9 9।
तो ये आपस में भी ग्रुप कर सकते हैं। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है ना कि 8 का बच्चा निकल के आता है और उसकी फ्रेंडशिप हुई होती है 9 के बच्चे से, तो यूँ 8 और 9 के बच्चों ने भी आपस में ग्रुपिंग की होती है। तो यही काम एटम्स भी करते हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स भी आपस में ग्रुपिंग करते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी आपस में ग्रुपिंग करते हैं। अब वो ग्रुपिंग के लिए जो जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं दैट इज़ मॉलिक्यूल। जब एक से ज़्यादा एटम्स यूनाइट हो गए तो क्या बन गया? मॉलिक्यूल। अब हमने क्या कहा कि वो एटम्स एक ही एलिमेंट के भी हो सकते हैं और वो एलिमेंट्स डिफरेंट एलिमेंट के भी हो सकते हैं। जैसे एक ही क्लास के एटम्स भी ग्रुप कर सकते हैं और डिफरेंट क्लासेस के बच्चे भी ग्रुप कर सकते हैं, तो उसी तरह से एटम्स भी। अब इसको हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ एक कंटेनर है। इस कंटेनर में हमने रखा हुआ है क्या? इस कंटेनर में हमने कोई गैस, ठीक है, एलिमेंट है। सपोज़ हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे हम ले लेते हैं जैसे कि हमने हाइड्रोजन को इस कंटेनर, इस पॉट, इस बर्तन में, इस सिलेंडर में भर दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर हमें कैसे मिलेगी हाइड्रोजन के एलिमेंट हाइड्रोजन है। तो इसके एटम्स अगर हम देखें तो वो कुछ इस तरह से होंगे। उसके एटम्स कुछ लेट मी चेक, यस, ये हमारे पास कंटेनर था, इसमें हमने हाइड्रोजन डाल दी। तो जैसे क्लास से टीचर निकल जाती है और बच्चे ग्रुपिंग कर देते हैं, तो हाइड्रोजन के एटम्स भी आपस में ही ग्रुपिंग कर देते हैं। और आप देखेंगे कि हर एक हाइड्रोजन सिर्फ एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हुआ है हर एक। तो कौन कौन सी? दो मॉलिक्यूल की फॉर्म में दो एटम्स मिल जाते हैं, इसीलिए हाइड्रोजन को लिखा जाता है H2 की फॉर्म में हाइड्रोजन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको एक साथ कहीं रख दिया जाता है तो इसके एटम्स आपस में ग्रुपिंग कर देते हैं और ग्रुप ऑफ एटम्स क्या बन जाता है? मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को हम शो करते हैं H2। हर एक में आप चेक करेंगे दो मिले होंगे, अब इन्होंने आपस में ही ग्रुपिंग कर दी। तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट, यानी एक ही एलिमेंट है हाइड्रोजन, उसके एटम्स की का मॉलिक्यूल हो गया H2 और ये उसके एटम्स इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब हम एक और कंटेनर ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर भी हम देखें अगर तो ऑक्सीजन कंटेन था, तो ऑक्सीजन भी इसी तरह की ग्रुपिंग में आ गया है। इसीलिए आपने अक्सर देखा होगा कि ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को O2 से लिखा हुआ है। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल। एटम्स ज्वाइन होते हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जैसे ही आपने एक प्योर एलिमेंट हाइड्रोजन को किसी कंटेनर में रखा, चूँकि ये गैशियस फॉर्म में होता है, तो इसका एक एक एटम दूसरे एटम से ज्वाइन कर गया, मॉलिक्यूल बना गया। तो हर एक में आप देखोगे H2 तो सबसे जो भी आप उठाओगे तो उसमें उसका क्या फार्मूला बन जाता है? H2। मतलब दो हाइड्रोजन के एटम ग्रुपिंग कर लेते हैं तो ये बन जाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। एक एलिमेंट हाइड्रोजन के एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में बन गए। और यहाँ दूसरा O2 था, यहाँ पे भी हमने देखा ऑक्सीजन को अगर डाल दिया तो क्या हो गया? ऑक्सीजन के एटम्स ने फ़ौरन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन करके O2 की फॉर्मेशन ले ली, यानी ग्रुपिंग कर लिया, यानी मॉलिक्यूल बना दिया। तो मॉलिक्यूल क्या हुआ? ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम ज्वाइन हुए। यहाँ दोनों केस में हमने देखा हमने पूरा हाइड्रोजन और पूरा ऑक्सीजन ही डाला हुआ था, तो उन्होंने आपस में ही ग्रुपिंग कर दी, जैसे क्लास 8 और क्लास 9 के बच्चे आपस में ही कर दें। लेकिन अगर हम इसको उठा के कुछ गैस इसमें ऑक्सीजन की डाल दें, कुछ गैस हाइड्रोजन की डाल दें, तो हमारे पास क्या केस आएगा? जैसे कुछ स्टूडेंट्स 8 के निकल के 9th एक ग्रुप बना लें, क्लास ही रूम में डाल दें, तो उस केस में हमारे पास क्या नज़र आएगा? उस केस में हमारे पास कुछ इस तरह का होगा। लेट मी पहले हम इसको क्या कर देते हैं? इरेज कर देते हैं जो हमने लिखा। अब हमारे पास ये जितना आया है ना, ये जो दो चीज़ें लिखी हैं, अभी हम इन दोनों के बारे में देख लेते हैं कि जो दो पूरे के पूरे अगर एक ही एलिमेंट के एटम्स को डाल दें और वो आपस में ग्रुपिंग बना दें, तो ये एटम्स हमें क्या पता चलता है कि ये किसकी एटम्स हैं? हमें पता चलता है कि ये एक ही प्योर एक ही एलिमेंट के एटम्स है। क्यों? क्योंकि सारे आप देखोगे ऑक्सीजन के सारे एटम्स O से रिप्रेजेंटेड है, O के ग्रुप में ये भी। तो ये दोनों ने ग्रुप बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। अब आपको कैसे क्या बताएंगे ये किसका मॉलिक्यूल है? ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट का मॉलिक्यूल है, क्योंकि एक ही जैसे एटम्स ने ग्रुप बनाया हुआ है। अब अगर हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है और ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, इन दोनों के एटम्स को उठा के, इनके छोटे पार्टिकल्स को उठा के हम इस कंटेनर में डाल दें, तो आपको नज़र आएगा कि एक ऑक्सीजन मज़ीद कितने एटम्स, दो हाइड्रोजन के आपस में लेकर ग्रुप बना देगा। और इसी तरह एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन दूसरा दो हाइड्रोजन एटम्स। तो यहाँ आपको विजिबल हो रहा है, इन पार्टिकल को देखते हुए विजिबल हो रहा है कि एक एटम डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट हैं, लेकिन ये भी एक ग्रुप है, तो इसको भी हम बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो हमने क्या देखा कि मॉलिक्यूल एलिमेंट के एटम्स भी मॉलिक्यूल बना सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट के
के एटम जब यूनाइट होते हैं यानी कि वो कंपाउंड बनता है तो उसमें भी हमें क्या नज़र आता है, उसमें भी हमें एलिमेंट मालिक्यूल नज़र आते हैं, यानी अलग एलिमेंट के एटम्स भी यूनाइट हो सकते हैं और सेम एटम्स के भी, यानी मालिक्यूल एलिमेंटल भी हो सकता है और मालिक्यूल कंपाउंड के भी हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये दो बातें हमने देखी, मालिक्यूल किससे बनता है, एटम्स यूनाइट करते हैं, सेम एटम्स करते हैं तो वो उसी के मालिक्यूल, एक एलिमेंट के मालिक्यूल कहलाते हैं, और डिफरेंट एटम्स यूनाइट करते हैं तो वो किसी कंपाउंड के मालिक्यूल, किसी कंपाउंड के ग्रुप ऑफ एटम्स कहलाते हैं। तो उसकी हम शेप देख के भी क्लियर हो जाता है सब। ये केमिकल कंपोजिशन नेकेड आई से नज़र आने वाली चीज़ें नहीं होती, ये माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग टेंगलिंग माइक्रोस्कोप और बहुत ही आगे इस तरह की यूज़ करके नज़र आ रही, इस तरह से इनको नहीं देखा जाता। अब इसको आइडेंटिफाई या इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, यहाँ हमने एक छोटे से वीडियो डाल रखी है। यहाँ पे हमारे पास ये छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। यहाँ पे एक एलिमेंट है, सपोज हाइड्रोजन है, तो उसको जैसे ही उसको भरेंगे तो उसके एटम्स क्या करेंगे, यूनाइट होकर मालिक्यूल की फॉर्म ले लेंगे, जैसा कि यहाँ हमें विजिबल हो रहा है। ठीक हो गया। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के मालिक्यूल, यानी H2 से हम फिर हाइड्रोजन के मालिक्यूल को लिखते हैं H2 से। इनके दरमियान ये हम अगले टॉपिक्स में नेक्स्ट वाले आयन और उसमें हम बॉन्डिंग का थोड़ा सा कंसेप्ट दूंगी, वहीं पे हम पढ़ लेंगे कि ये क्यों आपस में सिर्फ एक ही एलिमेंट एटम को अटैच कर सकता है। तो और दरमियान में ये लाइन इसके बॉन्ड को शो करती है, यानी केमिकल कॉम्बिनेशन को शो करती है। जैसे ही हाइड्रोजन के एटम वो अकेला नहीं रह सकता होता, वो फ़ौरन से अपने जैसे दूसरे एटम के साथ मालिक्यूल बना देता है, ग्रुप बना देता है। इसी तरह दूसरी बात जो हमने ऑक्सीजन की बात की, तो यहाँ पे हम दूसरे कंटेनर में ये देखिए एक ऑक्सीजन का एटम है, जैसे ही अपने जैसे दूसरे ऑक्सीजन के एटम को नज़र आएगा इसको, ये फ़ौरन उसके साथ बॉन्डिंग करके यानी ग्रुपिंग कर देगा, जिससे O2 हम इसीलिए लिखते हैं। तो अब इसने क्या बना दिया, एक मालिक्यूल। तो आपने देखा हाइड्रोजन भी के अंदर भी मालिक्यूल बन जाते हैं, हाइड्रोजन के एटम भी मालिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, और ऑक्सीजन के यानी ग्रुपिंग के फॉर्म में, मीन मालिक्यूल की फॉर्म में। तो O2 इसीलिए हम हाइड्रोजन के लिए H2 और ऑक्सीजन के लिए O2। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे कुछ एटम्स हाइड्रोजन के उठा के, यानी कुछ ये वाला एक मालिक्यूल और एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का उठा के कोई कंटेनर में डाल दें, बंद किया हुआ कंटेनर हो, कोई भी वजल हो, कोई भी हमारे पास सिलेंडर, कोई भी जो हम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर इस रिएक्शन को चेक करना है, हमने एक मालिक्यूल हाइड्रोजन का, यानी दो एटम्स हाइड्रोजन के मिलके एक मालिक्यूल बना रहे थे, और एक मालिक्यूल ऑक्सीजन का डाल दिया। इसको हमने ये करना है कि पहले तो इस मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन करने के लिए हम इसको हीट अप कर देंगे। पहले तो ये खुद स्टेबल है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद ये घूम रहे इधर उधर जिधर इनकी मर्ज़ी। लेकिन जैसे ही हम इतनी इसको एनर्जी दे देंगे कि इनके दरमियान के बॉन्ड टूट जाएंगे, तो क्या होगा, लेट अस सी। इसको बर्न करने के लिए, इसको हीट अप करने के लिए, इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए हम इनको हीट अप कर देते हैं। तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम दोनों मालिक्यूल वापस एटम बन जाएंगे, और एटम बनने के फ़ौरन बाद क्या हो गया, यहाँ हमारे पास हमने देखा कि दोनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक ऑक्सीजन यूटिलाइज़ कर गया। एक ऑक्सीजन जो रह गया है उसके लिए हम एक और एलिमेंट, एक और मालिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन डाल देंगे, तो उसके साथ भी अटैच हो जाएगा। अब हमने क्या देखा, इस रिएक्शन को दोबारा आराम से अंडरस्टैंड करते हैं। हमने क्या देखा कि जैसे ही सेम एटम के एलिमेंट के मालिक्यूल ब्रेक डाउन हुए, तो वो डिफरेंट एलिमेंट के मालिक्यूल बन गया, यानी कैसा मालिक्यूल जो अलग अलग एटम्स पर मुश्तमिल हो गया। तो ये मालिक्यूल किसका होता है, ये मालिक्यूल होता है हमारे पास, अब जो एक ऑक्सीजन बच गया उसके लिए हम दो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ले लेंगे, तो इस तरह से हमारे पास दूसरा भी बन जाएगा। तो हमने क्या देखा, ये हमने 4 हाइड्रोजन के एटम यानी 4 मालिक्यूल डाल दिए, 2 मालिक्यूल डाल दिए और एक ऑक्सीजन का मालिक्यूल। तो अब हर एक ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन को अटैच करके फिर से ग्रुपिंग हो गई, केमिकल कॉम्बिनेशन हो गया। तो यहाँ हमारे पास अब कौन सा, किस तरह का मालिक्यूल बना है, जिसके एटम सेम नहीं हैं। देख के फील हो रहा है एटम सेम नहीं है। तो जब एटम सेम नहीं होते तो ये मालिक्यूल हमारे कंपाउंड का होता है, और इसीलिए हमारा वाटर एक कंपाउंड है। वाटर के अंदर के मालिक्यूल डिफरेंट एटम्स से बने होते हैं। हमने कहा डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। तो ये हमने देखा डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स कंबाइन करके यहाँ पे एक वाटर का मालिक्यूल, 2 वाटर, इस तरह से मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एक छोटे से ड्रॉप में भी मालिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो हमने देखा कि मालिक्यूल कितनी तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक मालिक्यूल हमने कहा कि जो सेम एटम्स पर ही मुश्तमिल होता है, और एक मालिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल होता है। मालिक्यूल क्या होता है, व्हेन एटम्स जॉइन टुगेदर, एटम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो मालिक्यूल बनाते हैं।
ये हमें पता चल गया मालिक्यूल क्या हो गया। इसके लिए हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। सेम एटम वाले मालिक्यूल के लिए हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मालिक्यूल, और डिफरेंट एटम वाले मालिक्यूल के लिए हम बोलते हैं हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल। सेम एटम यानी जो एलिमेंट के मालिक्यूल होते हैं, यानी जब एलिमेंट के एटम आपस में मिल जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस वक्त जो उनका ग्रुप बन जाता है उसको बोलते हैं होमो न्यूक्लियर मालिक्यूल। तो आपको याद रहेगा कि एक एलिमेंट के सारे एटम एक ही जैसे होते हैं इन अ सेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी उन सब के पास एटॉमिक नंबर सेम ही होता है। हाइड्रोजन है तो उसके सारे एटम्स H1 ही होंगे। तो उसके जब आप हाइड्रोजन को छोड़ोगे तो ये कुछ एलिमेंट की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स की है कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो केमिस्ट्री में हम ग्रुपिंग यानी ज्वाइनिंग को बोलते हैं मालिक्यूल। तो जब एक एलिमेंट के ही अपने एटम्स ग्रुप करते हैं तो वो बन गया होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल। और जब दो अलग अलग एलिमेंट्स को इकट्ठा छोड़, इनके एटम्स को इकट्ठा छोड़ दिया जाए और वो आपस में ग्रुपिंग करें, तो इस केस में हम देखेंगे कि वो भी एक ग्रुप बनाएंगे यानी एक मालिक्यूल बनाएंगे। लेकिन इस दफ़ा हमारा मालिक्यूल किस पर मुश्तमिल होगा, इस दफ़ा हमारा मालिक्यूल अलग अलग एटम्स पर मुश्तमिल होगा। तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं हेटेरो एटॉमिक मालिक्यूल। हेटेरो एटॉमिक HETERO, हेटेरो एटॉमिक हेट्रोन्यूक्लियर होमोन्यूक्लियर मालिक्यूल, और हेट्रोन्यूक्लियर दूसरा होता है होमो एटॉमिक, और हेट्रो एटॉमिक दोनों तरह से आप कह सकते हैं न्यूक्लियर। अब हमारे पास ये जो बना है तो ये कौन सा है, होमो है या हिट्रो है। इसको देखें, हिट्रो मीन डिफरेंट, तो ये डिफरेंट, यानी जो हिट्रो एटॉमिक या हिट्रो न्यूक्लियर होता है वो हमेशा किसी कंपाउंड का मालिक्यूल होता है, कंपाउंड के अंदर का एटम्स का ग्रुप होता है। हिट्रो न्यूक्लियर मालिक्यूल कहाँ पे होता है, कंपाउंड में, और होमो न्यूक्लियर कहाँ पे होता है, एलिमेंट के अंदर। ठीक हो गया। अब हम अगले अपने चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेन इनकमिंग टॉपिक था दैट इज़ एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को अंडरस्टैंड करने के पहले हमने कहा कि ये जो छोटा सा एटम है ना, यहाँ तो हमने उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, एक सर्कल, एक स्फीयर से रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन ये हम अंडरस्टैंड करने के लिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक छोटे से डार्ट में मिलियन ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। अब इतने छोटे से एटम को मैस करना, यानी इस तरह से आप उसको मेजर करें, तो कोई आसान काम नहीं है। तो हम लिखते हैं कि चूँकि एटम का मैस जो है ये एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल है जो एग्जिस्ट करता है, हमें एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस से पता है कि एटम एग्जिस्ट करता है, वही मिलके मैटर बना रहा है, लेकिन वो इतना स्मॉल है कि उसको ना तो देखा जा सकता है नेकेड आई से, और ना ही उसको अलग किया जा सकता है, आइसोलेटेड, ना ही अलग किया जा सकता है। तो उसके मैस को कैलकुलेट करना भी, एक एटम के, सिंगल एटम के मैस को कैलकुलेट करना भी नियरली इम्पॉसिबल काम है। इतने छोटी सी चीज़ को आप कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके मैस को, ये कितना मैसिव है, कितने किलोग्राम्स है, कितने ग्राम्स है। तो इसलिए एक एटम के मैस को अकेले मेजर करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। तो हम उसका मैस कैसे मेजर करते हैं, एक एटम का मैस हम कैलकुलेट करते हैं, कैन बी मेजर्ड, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय रिलेटिव एटॉमिक मैस। यानी जैसे आप मार्केट जाते हो, शुगर लेते हो, तो शुगर के पार्टिकल्स को आप मेजर नहीं करते, इंस्टेड आप क्या करते हो, आप एक बैलेंस में एक तरफ तो आप एक स्टैंडर्ड वेट ले लेते हो। स्टैंडर्ड वेट मीन्स कि एग्जैक्टली कि कितने किलोग्राम का है या कितने ग्राम का वेट है। ठीक है, सपोज़ हम कहते हैं जी 10 kg का वेट डाल देते हैं, और फिर उसके इक्वल हम यहाँ पे डाल रहे होते हैं अपनी शुगर, यानी चीनी डाल रहे होते हैं जब तक कि वो वेट उसको इक्वलाइज़ कर दे। तो इस तरह से हम शुगर को मेजर करते हैं। तो इसी तरह एटम के मैस को कैलकुलेट करने के लिए भी एक स्टैंडर्ड, यानी एक, जैसे यहाँ हमने वेट रखा ना, तो इसी तरह से इसके लिए भी एक स्टैंडर्ड एटम को रख के मेजर किया गया। अब वो जो स्टैंडर्ड वेट यहाँ रखा, तो एलिमेंट के लिए यानी एक एटम के मैस के लिए, अब वो भी क्वेश्चन अराइज हुआ किसको रखें जो हमें बताए कि हमारे एटम को उसके हिसाब से उससे कंपेयर करके कैलकुलेट करें। तो पहले इनिशियली हाइड्रोजन को रखा गया, कुछ प्रॉब्लम्स आई। हाइड्रोजन चूँकि लाइटेस्ट एलिमेंट है, इन ओवरऑल जितने एग्जिस्ट कर रहे हैं इनमें सबसे हल्का एलिमेंट है, तो हल्की चीज़ के साथ तो आप वजनी चीज़ों को नहीं कर सकते थे। फिर कुछ और एलिमेंट, और यूँ करते
करते करते सब की जो IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो कमेटी है, जो ओवरऑल हमारी ज़मीन पर हमारे केमिस्ट्री से रिलेटेड कमेटी है, जो बताती है, जो इस बात को कंफर्म करती है कि क्या चीज़ यूटिलाइज़ होनी चाहिए ओवरऑल अर्थ पे, इसके लिए क्या एक्सेप्टेबल करके हम बुक्स में डालें, सबको बताएं क्या नहीं, उसको हम कहते हैं IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री। तो उसने फिर 1961 में इस सजेशन को एक्सेप्ट कर दिया कि हम एटम के इसको कंपेयर करते हैं, एटम के मास को कंपेयर करके रिलेट करके किसी के साथ निकालते हैं। अब उसके लिए कौन सा एलिमेंट, स्टैंडर्ड एलिमेंट जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया गया कि कौन से एटम को एज अ स्टैंडर्ड एटम रखेंगे जिससे हम इसकी मास को कैलकुलेट करेंगे, जिससे कंपेयर करके। तो वो एक एलिमेंट कार्बन है, और कार्बन के पास 3 तरह के एटम्स होते हैं। अब एटम तो हमने पहले कहा कि उसके तो पास जो भी एलिमेंट है उसका एटम सेम होता है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि कार्बन के पास 3 तरह के हैं? तो एक्चुअली एक ही एटम के अंदर एलिमेंट डिफरेंट एटम्स किस सेंस में हो सकते हैं? इन द सेंस ऑफ मास नंबर, जिसको हम A कहते हैं। मास नंबर यानी एटॉमिक नंबर जिसे Z कहते हैं, Z तो सबका सेम होगा क्योंकि प्रोटॉन नंबर तो आइडेंटिफिकेशन है। कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उनके पास कितने प्रोटॉन होते हैं? उनके पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं। तो कार्बन एटम की पहचान ही क्या है कि उसके 6 प्रोटॉन है, 6 एटॉमिक नंबर है। लेकिन इनमें 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, न्यूट्रॉन नंबर वेरी करता है। अगर आप निकाल के चेक करेंगे मास नंबर गिवन हो तो ये पता भी चल जाता है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं रहता। तो जिसकी वजह से अगर एक ही एटम के अंदर उसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाता है, लेकिन उसके अपने ही एटम्स में मास नंबर डिफरेंट हो रहे हैं, तो वो कहलाए जाते हैं आइसोटोप। नेक्स्ट वाले चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अभी के लिए हमारे पास बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है कि एक ही एलिमेंट के अंदर कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं जिनका मास नंबर डिफरेंट हो सकता है, और ऐसे एटम्स को उसके आइसोटोप कहा जाएगा। तो यहाँ कार्बन के भी 3 तरह के आइसोटोप होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो अब हम कौन से को कंपेयर करके तो अपने लिए कैलकुलेट करेंगे, किसके साथ हम कंपेयर करके एटम्स के मैसेज को कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए कार्बन के कौन से एटम को लिया गया? कार्बन एटॉमिक नंबर तो 6 वाला ही था, लेकिन मास नंबर कौन सा लिया गया? 12 वाला, यानी इसको कार्बन 612 भी लिख लेते हैं, या कार्बन छोटा सा हैश डाल के डैश डाल के 12, यानी ये कार्बन का कौन सा एटम है जिसका मास नंबर 12 होता है, ये कार्बन का एक आइसोटोप है। इसको एज अ स्टैंडर्ड एटम रखा गया, जिससे कंपेयर करके बाकी तमाम एटम्स की मैसेज को कैलकुलेट किया गया। ऐसे एटम्स जिनकी मैसेज कार्बन 12 से कम आई तो वो लेसर हुआ इसमें, और जिनकी ज़्यादा हुई तो वो इससे हैवियर हुआ। तो इसको अंडरस्टैंड, जैसे कि अगर मैं बताऊं कि जो एक मैग्नीशियम एटम है, जब उसको इससे कंपेयर किया गया तो मैग्नीशियम का मास नंबर 24 है, तो वो इससे हैवी आया। कितने टाइम हैवी आया? हम उसके मास को इसके मास से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो इसका मास एग्जैक्टली कितना रखा गया? 12 AMU, 12 1 12, 2 24। तो मैग्नीशियम इससे 2 टाइम्स हैवियर है। तो इस तरह से हमने बाकी तमाम एलिमेंट के मैसेज को भी कैलकुलेट किया, इससे रिलेट करके। कौन से एटम से रिलेट किया? कार्बन 12 के एटम को एज अ स्टैंडर्ड रखा। अब हर एक चीज़ की आप आगे यूनिट रखते हो, तो इसकी भी जो मास, रिलेटिव एटॉमिक मास की भी जो यूनिट रखी गई, दैट इज़ नाउन एज एटॉमिक मास यूनिट, जिसको AMU से लिखते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और AJK बोर्ड की केमिस्ट्री में इसको इस सिंबल से भी लिखा गया है। तो इस तरह से एटॉमिक मास यूनिट को रिप्रेजेंट किया गया मैसेज के बाद, यानी जब भी मास कैलकुलेट करें उसके साथ AMU। अब हम चलते हैं कि हमने किसके साथ रिलेट किया? बाय रिलेटिंग मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ कैलकुलेट करके, रिलेट करके हमने मैसेज निकाले। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमने क्या बताई? रिलेटिव मीन क्या हो गया? रिलेटेड मास, यानी जो हमने किसी चीज़ के साथ रिलेट करके कैलकुलेट किया है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हुई? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के एटम की मास जो हमने कैसे निकाली? कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। अब कार्बन 12 को क्या नंबर दिया गया कि इसकी मास कितनी होनी है? इसकी टेकन एज 12। जैसे आपने अपने वेट को दिया ना कि ये 12 ग्राम का है, ये 13 ग्राम का है, जो भी हम दूसरी अपने बैलेंस में रखते हैं और जिसके साथ हम कंपेयर कर रहे होते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने वेट रखा होता है, तो वेट को हम एक्यूरेट वैल्यूज़ दी होती हैं। अगर 10 ग्राम का है तो हम 10 ग्राम
टाइम का रख के मेजर कर रहे होते हैं, 20 का वट एवर। तो इसी तरह से हमने भी अपने एलिमेंट को इसके साथ जिसके साथ कंपेयर करना था, यानी जो स्टैंडर्ड रखना था, तो उसकी भी एक वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू रखनी थी। तो ये हमने कितनी रखी कार्बन की, 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। कितनी वैल्यू रखी कार्बन 12 की, 12 AMU। अब इसके हिसाब से यहाँ हमने अपने एलिमेंट को इससे कंपेयर करके उनकी मैसेज कैलकुलेट की। तो मैस ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 को कितना रखा हमने, 12 AMU। अब हमसे पूछा जाए कि 1 AMU की क्या वैल्यू है, हम इसी में से कि 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे, जैसे आप किलो करते हो ना फिजिक्स में करते हैं कि दैट इज़ किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1 किलोग्राम कितना होता है, सो ऑन। तो इसी तरह हमने कहा तो कार्बन की तो 12 AMU रखी, 1 AMU कैसे होगा, तो यहीं से अगर हम 12 नंबर को उठा के ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसकी तरफ लेकर आ जाएँ तो ये हमारे पास बन जाता है मास ऑफ कार्बन एटम डिवाइडेड बाय 12। ये हमें इस तरफ मल्टीप्लाई था डिवाइड, तो ये हमारे पास 1 AMU की वैल्यू निकल आएगी। यानी अब 1 एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इसी फार्मूले को देखें। यानी हमें जस्ट पता चला कि मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 हमने कितनी ली हुई है, स्टैंडर्ड कितनी ली हुई है, कार्बन के एक एटम की मास दैट इज़ 12 AMU। तो 1 AMU किसके इक्वल हो गई, 12 को उठा के इधर ले आ गया, तो ये बन गया हमारे पास 1 AMU इज इक्वल टू मास यानी 12th ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम। और इस 12 को अगर एक साइड पे कर दें, इधर 1/12 कर दें, तो ये जाएगा 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। ये हमने 1 AMU की डेफिनेशन इसी के फॉर्मूले से डिराइव करके याद भी कर ली। तो ये क्या कहलाई हमने कि 1 AMU इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। ये फिर से देख लें, यहाँ पे अक्सर बच्चों को काफ़ी मुश्किल होती है कि हम 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करें। तो जैसे आपने कहा ना कि हमने जो कार्बन एटम है उसको टोटल कितने एटॉमिक यूनिट यानी कितना उसको दिया है, तो उसको हमने दिया है 12 एटॉमिक मास यूनिट हमने उसको नंबर असाइन किया है। फिर इस 12 एटॉमिक मास यूनिट से हम कंपेयर करके अपने तमाम एटम को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 12th बना दें, पूरे के पूरे 12 यूनिट्स बना दें, तो 1/12 जो कहलाएगी वो हमारे पास 1 AMU कहलाएगी। ये एक तरफ हो गया। दूसरी तरफ अंडरस्टैंड करने के लिए हमने कहा मैं एक एटम ऑफ कार्बन 12 के, यानी कार्बन का जो आइसोटोप 12 वाला है जिसका मास नंबर 12 है, उसके एक एटम को क्या मास असाइन किया गया, कितना मास दिया गया, 12 AMU। अब हमें 1 AMU चाहिए, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ इसके ऊपर हम खुद से 1 डिजिट ऐड, यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, इसको इसलिए कर देते हैं ताकि ये हमारा जो वर्ड्स हैं वो साइड पे आ जाएँ। तो ये अब हमारे पास 1 AMU किसके इक्वल हो गई, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12। अब यहाँ से हमें पता चल गई है कि जी एटॉमिक मासेस जो है ना, अच्छा एटॉमिक मास का दूसरा नाम भी होता है, दैट इज़ नाउन एज एटॉमिक वेट। एटॉमिक मास का दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट भी होता है एटॉमिक मास को, एटॉमिक वेट यानी वो कितना मेजर है, कितना वो इन अब इसके लिए हमने ग्राम्स तो नहीं लिख रहा, हम इसको एटॉमिक मास यूनिट लिख रहे हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, एटॉमिक वेट। कुछ बच्चे एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास को मास नंबर से रिलेट कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास तो उसका मास हो गया ना, वो चीज़ कितनी मैसिव है, कितनी उसका मास आ रहा है। मास आपको पता है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जबकि मास नंबर तो किसी चीज़ का नंबर तो किसी डिजिट को बोलते हैं ना। मास नंबर तो नंबर था, किसका नंबर था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को मास नंबर। तो नंबर, मास नंबर अलग चीज़ है और एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास अलग है। मास नंबर तो किसी भी एटम के अंदर आपको एटॉमिक नंबर का पता है, तो उसी में से आप प्रोटॉन नंबर को निकाल के मास नंबर कैलकुलेट कर देते हो, या न्यूट्रॉन का पता है तो मास नंबर आ जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से तो वो तो नंबर हो गया, लेकिन वेट कितना है ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, जैसे बैलेंस में हम तराजू में कैलकुलेट करते हैं, तो उसी तरह से इसको हमने कंपेयर करके किया। किसके साथ कंपेयर किया, कार्बन के एटम 12, यानी कार्बन का कौन सा आइसोटोप हमने यूज़ किया, C12 आइसोटोप यूज़ किया। इसको ऐसे लिखते हैं, या C के आगे छोटी सी डैश C12, और फिर उसको क्या नंबर दिया गया, इसके कार्बन के इस एटम को क्या वैल्यू असाइन की गई, 12 AMU। इसके साथ कंपेयर करके हमने अपने हर एक एलिमेंट के एटम का वेट कैलकुलेट किया। और मास नंबर कभी भी पॉइंट्स में नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आप देखोगे 2, 4, 5, 6 इस तरह से आ रहे हैं, तो पॉइंट्स में नहीं। जबकि रिलेटिव एटॉमिक मास की वैल्यू हम देखेंगे पॉइंट्स में भी आती हैं।
अच्छा, अब हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल वी हैव डिस्कस्ड, इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं। अब इनके अंदर क्या इनके रिलेटिव एटॉमिक मैसेज आई हुई हैं, ये सारे के सारे, इसमें से हम चंद ही एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को देखेंगे। कौन कौन से एलिमेंट के एटॉमिक मैसेज को देखेंगे इसमें हम पहले ग्रुप में चले आए तो हाइड्रोजन को याद कर लेंगे, सोडियम को, चूँकि अब ये आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में और बहुत जगह काफ़ी हमें काम देने वाले हैं, तो इनको हम याद कर, रुबीडियम नो पोटेशियम तक करेंगे, कैल्शियम और मैग्नीशियम की हम याद कर लेंगे, एलुमिनियम की शायद आगे वाले उसमें ना हो, यहाँ पे लिख लेते हैं 13, हम ये याद करेंगे, कार्बन की हमें पता भी चल गया 12 हो गया, नाइट्रोजन की हम करेंगे, फास्फोरस की करेंगे, ऑक्सीजन की करेंगे, सल्फर की करेंगे, इसी तरह क्लोरीन की करेंगे और फ्लोरीन की, और फिर यहाँ से कुछ 2-4 एलिमेंट की करेंगे जो कि हमें न्यूमेरिकल्स में या आगे वाले उसमें काम आने वाली है मॉलिक्यूलर मास के लिए। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ये आपको सबको पता है, एटॉमिक नंबर डिफ्रेंशिएट करता है, अलग करता है दूसरे एलिमेंट के। अब इसकी रिलेटिव एटॉमिक मास जो रिलेशन से निकाली गई कार्बन से, वो कितनी आई, 1.008 AMU, साथ में लिखेंगे या ऐसे करके AMU। तो यहाँ पे हमारे पास इसको अमूमन 1 भी राउंड ऑफ करके भी हम इसको लिख सकते हैं, 1 लिखा जाता है। हीलियम की 4, हमने हीलियम की नहीं याद करनी, जस्ट जो शेडेड है इनको अभी के लिए याद करेंगे, जस्ट एग्जांपल के लिखे। हीलियम की 4 हो गई, लिथियम की 6.94 हो गई, बेरिलियम की 9.01 हो गई, बोरान की 10.81 हो गई, कार्बन की 12.00। तो हम जस्ट कार्बन की 12 यूज़ करेंगे अपने जहाँ जहाँ हमने मैसेज को, एटॉमिक मैसेज को यूज़ करना है, हम यहाँ पे 12 यूज़ करेंगे। नाइट्रोजन की 14.0, तो पॉइंट के बाद 0 है तो राउंड ऑफ भी करें, आपके पास फिगर 14 ही आती है, हम जनरली 14 ही यूज़ करते हैं। देन ऑक्सीजन की 15.9 है, तो 9 आपको पता है पॉइंट के बाद 9 यानी पॉइंट के बाद 5 से बड़ा डिजिट आ जाए तो हम राउंड ऑफ कैसे करते हैं, उस डिजिट को स्किप कर देते हैं और 1 इधर ऐड कर देते हैं जब पॉइंट के बाद एक नंबर बड़ा आ जाए। तो यहाँ हमारे पास 5 में एक ऐड करेंगे तो इट विल बी 6। तो ऑक्सीजन की हम जो अपने यूज़ करने वाले हैं वो 16 करने वाले हैं, क्या, एटॉमिक मास या रिलेटिव एटॉमिक मास। फ्लोरीन की हमारे पास 18.9 है, इसको भी राउंड ऑफ कर देते हैं तो कितनी बन जाएगी, 9, पॉइंट के बाद वाला डिजिट 5 से बड़ा है, 9 है, तो हम एक इधर ऐड कर देंगे, किस में, 8 में, तो ये हमारे पास बन जाएगी कितनी, 19। फिर यहाँ पे नियॉन की हम नहीं याद करने वाले हैं, सोडियम की 22.9 है, तो राउंड ऑफ करें क्या बन जाएगी, 23 हम यूज़ करने वाले हैं, यही हम पॉइंट्स को स्किप करते हैं आसानी के लिए, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। मैग्नीशियम की 24.3, पॉइंट से 5 से छोटा डिजिट है, तो राउंड ऑफ करके ये सारे का सारा स्किप ही हो जाना है, तो हमारे पास आ जाएगा मैग्नीशियम की 24, जो कि 2 टाइम्स हैवियर है कार्बन एटम से। एल्यूमिनियम की कितनी है, 26, तो राउंड ऑफ कर दें तो हमारे पास बन जाती है 27, ये यूज़ करने वाले हैं हम। देन हमारे पास फास्फोरस की है, फास्फोरस की 30.9, तो 30.9 को राउंड ऑफ कर दें तो ये बन जाती है 31, ये हम यूज़ करने वाले हैं। देन हमारे पास सल्फ़र की 32, पॉइंट के बाद 0 है, इसको स्किप कर दें, 32 हम यूज़ करने वाले हैं। क्लोरीन की रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करके आई हुई है 34.45, तो यहाँ पे हम इस 5 की वजह से इधर राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये बन जाएगी 35.5, जो कि हम अपने सारे उसमें यूज़ करने वाले हैं आने वाले न्यूमेरिकल्स में, चैप्टर नंबर 7 में कहीं के बहुत जगह ये यूज़ होने वाली है। पोटेशियम की 39.0 है, तो इसको स्किप करके जस्ट 39 हम करने वाले हैं। कैल्शियम की 40 हम याद कर देंगे और यही यूज़ करेंगे। और लास्ट में हम देख लेते हैं क्रोमियम की भी एक देख लेते हैं 51.9, तो इसको हम क्या यूज़ करने वाले हैं, 52। और नेक्स्ट है मैंगनीज़ की भी हम याद करेंगे, दैट इज़ 54.9, तो ये हम यूज़ करने वाले हैं 55, यही हम याद करेंगे। और इसके बाद है कॉपर की 63.5, यहाँ तक हम इसकी यही ले लेते हैं 63.5 ही। और जिंक की 65, जस्ट हम ये वाली रिलेटिव एटॉमिक मैसेज याद कर लेनी है, नोटबुक पे साइड पे लिख लेना है, क्योंकि इसमें जितने न्यूमेरिकल है उसमें ये वाली बार बार यूज़ होने वाली हैं। मालिक्यूल का मैथ कैलकुलेट करने के लिए भी हम इन्हीं को यूज़ करने वाले हैं, मालिक्यूलर मैथ या फार्मूला मैथ के लिए भी, तो ये हमें याद होनी बहुत ज़रूरी है। हमारे पास आगे मोलर और नंबर ऑफ़ मोल्स के लिए भी इनको यूज़ करना है, तो बहुत जगह काम आने वाली है, इनमें से ये ज़्यादा यूज़ हो रही होती हैं, तो इनको हम कर लेंगे। अब हमने इसके साथ करने के साथ एक्टिविटी कर लेते हैं को टू अंडरस्टैंड कि हमें क्या समझ आया है कि नहीं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई एटम्स ऑफ एन एलिमेंट कंपाउंड एंड एक्सप्लेन योर आंसर। यहाँ पे एक्चुअली एटम्स नहीं होगा, हमने क्या यूज़ किया हुआ है, हमने यूज़ किया हुआ है मालिक्यूल। तो हम चेक करते हैं
एटम्स भी देखेंगे और मालिक्यूल भी, एक एलिमेंट के कैसे होते हैं और एक कंपाउंड के, जो हमने सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल चेक किया था। ये हमारे पास एक वेसल है जिसमें कुछ मालिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक और है एंड ये थर्ड वाला है। तो इसमें से हमारे पास कौन सा बॉक्स हमें एलिमेंट के मालिक्यूल या एटम को दे रहा है और कौन सा बॉक्स किसी कंपाउंड की। तो क्या नॉलेज है हमारे पास, वीडियो को पॉज करें, खुद से सॉल्व करें, उसके बाद जाके आप वीडियो को चेक करें वेदर यू गॉट द कॉन्सेप्ट और नॉट। तो पहले आप देखो आइडेंटिकल एटम्स है और ग्रुप की फॉर्म में, तो ये क्या हो गए, ये एटम नहीं हुए, अब ये क्या बन गए, ये मालिक्यूल। किसके मालिक्यूल बन गए, एक ही जैसे एटम्स हैं। एक ही जैसे एटम्स किस में होते हैं, इन सेंस ऑफ एटॉमिक नंबर, और नज़र भी एक ही जैसे आ रहे हैं। तो ये हमारे पास किस में होते हैं, ये किसी एलिमेंट में होते हैं। यहाँ एक चीज़ देखें, यहाँ पे तो अलग अलग एटम्स हैं, सारे के सारे हैं भी सारे आइडेंटिकल। क्या लग रहा है किसके हो सकते हैं, क्या ये किसी कंपाउंड के हैं, किसी एलिमेंट के हैं। ये एटम बोलेंगे, इसके लिए मालिक्यूल बोलेंगे। ऑब्वियसली ये तो ग्रुप नहीं है, तो ये तो एटम्स ही होंगे। तो मैंने क्या कहा था कि एटम जो है वो कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और मे नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे क्लास में कुछ बच्चे खामोशी से अकेले भी बैठ सकते हैं, तो जो इसी तरह हमारे ग्रुप नंबर 8 के एलिमेंट हैं नोबल गैसेस, वो अकेले अकेले एग्जिस्ट करते हैं, वो ग्रुपिंग नहीं करते हैं। तो कौन कौन से एलिमेंट के एटम्स ग्रुपिंग करते हैं, ये फिर एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स बन जाना चाहिए ना साइड पे, कि हमें पता हो कि कौन कौन से मालिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, O2 के एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 के सब आप देखोगे तो इस Cl2 की फॉर्म में लिखे होते हैं, Fl2 Br2 की फॉर्म में लिखे होते हैं, सॉरी ये F होगा, जस्ट F2 Cl2। तो ये हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं जिनके एटम्स ग्रुपिंग कर देते हैं और दो दो की फॉर्म में मॉलिक्यूल बना देते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसीलिए इनके साथ 2 लिखा होता है। ये बिल्कुल इसी तरह इनके एटम्स दो दो का ग्रुप बना देते हैं। और ये कौन से एलिमेंट हैं जिनके एटम्स नहीं यूनाइट होते हैं अकेले अकेले, नोबल गैसेस के। तो हमें क्या पता चला, पहले दो बॉक्सेस में जो एटम्स और एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल हैं वो किन के हैं, वो किसी एलिमेंट के हैं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर ही एक जैसे एटम्स होते हैं। अब उसके एटम ग्रुप के फॉर्म में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं। जबकि जो तीसरा हमारे पास, तो आप इसकी तरफ आएँ तो ये येलो कलर का दो सामने नज़र आ रहा है कि ये भी ग्रुपिंग हुई हुई है, बट डिफरेंट एलिमेंट्स की, या डिफरेंट एटम्स की, यानी ये भी मालिक्यूल ही हैं, एटम्स ही जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, यानी हेट्रोएटॉमिक हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि किसके होते हैं, ये कंपाउंड के होते हैं। तो यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखते हैं, कितने एटम्स, अगर मैं इसको कहूँ कि ये वाटर के हैं तो H2 दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, तो ये एक क्या कहलाता है, यानी वाटर का एक मालिक्यूल है जिसके अंदर दो हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन मालिक्यूल क्या होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स। एटम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मालिक्यूल, जो कि सेम एटम्स का भी हो सकता है, डिफरेंट का भी हो सकता है। सो आई होप कि ये वाला मेन कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं, जो हमने अभी कैलकुलेट किया एटॉमिक मैसेस हमने जो अभी याद की, तो उन्हीं को यूज़ कर लेते हैं कि कुछ एटॉमिक मैसेस हम इनकी रिलेटिव एटॉमिक मैसेस जो हमें याद आने काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की हमने क्या यूज़ की, 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसको दूसरी तरह से कैसे लिखेंगे, 1, दोनों तरह से ठीक है, माइक्रो के साथ। दूसरी हमारे पास सोडियम की, कितनी याद की हुई है, वीडियो को पॉज करें, पहले खुद से इसको याद करें, राइट करें, फिर चेक करें वेदर यू हैव डन और नॉट। तो सोडियम की होने वाली है 23 AMU। पोटेशियम की कितनी है, 19 AMU। सल्फर की 32। कैल्शियम की 20 इसका एटॉमिक नंबर था, यानी प्रोटॉन थे, तो इसके 40 हो गई। मैग्नीशियम की 24। ऑक्सीजन की कितनी की हमने, 16। नाइट्रोजन 14। फास्फोरस की हमने कितनी की है, फास्फोरस की हमने 30.9 थी, तो इट इज़ 39। और क्लोरीन की 35.5। कार्बन की हम पहले ही कर चुके हैं 12। मैंगनीज की 55 और आयरन की 56, क्रोमियम की 52। तो ये हमारे पास आ गई हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस। होप सो ये लेसन आपको बहुत ही काम आने वाला है। इसके बाद एक और हम कंपाउंड की पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जाके हम अपने एम्पेरिकल और मालिक्यूलर फार्मूला, फिर मालिक्यूलर मैथ्स और एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स को अंडरस्टैंड करेंगे। क्यों, क्योंकि जब तक हमें कंपाउंड की टाइप्स का नहीं पता है, तो एम्पेरिकल फार्मूला मैथ्स या फार्मूला यूनिट के हमें कॉन्सेप्ट्स नहीं आने वाले हैं। ये कॉन्सेप्ट्स होते हैं ग्रेड 8 में, फिर भी 9 में रिवाइज कर लिए जाए तो अच्छा रहता है साथ साथ। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।